डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेट्स ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। तो कोलिजन थ्योरी का बुनियादी नुक्ता यह है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, the reacting molecules must collide before a chemical reaction takes place। यानी the molecule must collide before a chemical reaction takes place। तो ये मेरे पास दो reactants हैं A और A, ये B और B। तो अगर हम चाहते हैं कि A के मॉलिक्यूल B के साथ केमिकल रिएक्शन करें तो इसके लिए इनका आपस में टकराना जरूरी है। तो ये मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे। सो द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड बिफोर अ केमिकल रिएक्शन। अब हम अगर एक गैसियस मिक्सचर लेते हैं, एक गैसियस मिक्सचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं और ये मॉलिक्यूल बार बार आपस में टकराते भी हैं। तो जैसा कोलिजन थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल आपस में टकराएं। तो एक गैसियस मिक्सचर में, यानी अगर हम एक मोल गैस के मॉलिक्यूल लें तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और इनके दरमियान कोलिजन का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि पर सेकेंड जो कोलिजन की तादाद एक गैसियस मिक्सचर में होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अगर हर कोलिजन के नतीजे में रिएक्शन वाक़या हो तो फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होगा। तो इसका मतलब ये बनता है कि तमाम कोलिजन्स के नतीजे में केमिकल रिएक्शन वाक़या नहीं होता। दोबारा सुन लें, यानी हर कोलिजन के नतीजे में ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन वाक़या हो। हाँ, केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलों का कोलिजन करना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कोलिजन हो और उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन वाक़या हो। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि नॉट ऑल कोलिजन्स आर फ्रूटफुल। नॉट ऑल कोलिजन्स आर फ्रूटफुल। यानी हर कोलिजन के नतीजे में रिएक्शन वाक़या नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कोलिजन पहली शर्त है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल मुसलसल रैंडम मोशन में होते हैं, इस दौरान ये बार बार टकराते भी हैं। तो हर कोलिजन के नतीजे में रिएक्शन वाक़या नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी शर्त भी है फ्रूटफुल कोलिजन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि एक कोलिजन के नतीजे में रिएक्शन वाक़या हो तो इसके लिए कोई दूसरी शर्त है। तो मैं भी आपको ये दूसरी शर्त बताता हूँ जो इस थ्योरी का सेकेंड पास्चुलेट है। तो कोलिजन थ्योरी का सेकेंड पास्चुलेट ये है कि द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस एक्टिवेशन एनर्जी। जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये एक फ्रूटफुल कोलिजन हो। यानी अगर दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो ये कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन अगर इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं इसको ज़रा स्टार से ज़ाहिर करता हूँ कि इनके पास अब एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये चांस है कि ये कोलिजन फ्रूटफुल होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मुख्तसरन दोबारा बताता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अबाव कुछ एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है। यानी एक मॉलिक्यूलों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों की, उस एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा कुछ एनर्जी हम इसके अबाव मॉलिक्यूल को देते हैं ताकि वो रिएक्शन में हिस्सा लें। एक ग्राफ से अगर मैं इसको ज़ाहिर करूं तो ये अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और ये इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट, ये इन्होंने प्रोडक्ट में तब्दील होना है। तो प्रोडक्ट में तब्दील होने से पहले दे गेन सम एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इनको मिलती है
इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो उसके कोलिजन के फ्रूटफुल होने का चांस है, और अगर उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो ये कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अब एक मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी भी है, उसने कोलिजन भी कर ली, तो क्या ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन वाक़या होगा? दोबारा सुन लें ये सवाल। ये दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी है और दोनों आपस में कोलिजन भी करते हैं, टकराते भी हैं, तो क्या ज़रूरी है कि अब रिएक्शन वाक़या होगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, अब भी ये ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन वाक़या हो। हमारे पास एक तीसरी शर्त है, तो जब तक वो तीसरी शर्त पूरी नहीं होगी केमिकल रिएक्शन वाक़या नहीं होगा। तो क्या है वो तीसरी शर्त? बताता हूँ। तो 3 शर्तें हैं। मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, टकराने वाले मॉलिक्यूलों के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड अलोंग प्रॉपर ओरिएंटेशन। टकराना भी है, टकराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी होनी चाहिए और टकराना भी सही तरह से चाहिए। यानी मॉलिक्यूल टकराते वक्त उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। द कोलिजन मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अगर मॉलिक्यूल सही तरह से, सही डायरेक्शन में, सही ओरिएंटेशन में नहीं टकराएंगे तो भी ये कोलिजन फजूल जाएगा, तो भी इसके नतीजे में रिएक्शन वाक़या नहीं होगा। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास 2 रिएक्टिंग स्पीशी हैं, ए और बी। तो रिएक्शन के लिए ये दोनों आपस में टकराए, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आए, इनके दरमियान टकराव वाक़या हो गया। लेकिन ये टकराव सही तौर से नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल ने सही एंगल पर, सही जगह पर स्ट्राइक नहीं किया है। तो है टकराव भी हुआ है, कोलिजन के लिए उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी थी, लेकिन वो एनर्जी सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये एक नाकाम कोलिजन होगा। इस कोलिजन के नतीजे में दोनों वापस चले जाएंगे और कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब अगर ये ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल अगर इस तरह टकराएं, पूरे आप कह लें कि पूरे जोर से या सही डायरेक्शन पर, प्रॉपर ओरिएंटेशन के गिर्द, तो फिर नए बांड बनने का और पुराने बांड टूटने का पूरा चांस है। अब हमारे पास 2 नए मॉलिक्यूल बन गए हैं प्रोडक्ट के, तो ये सक्सेसफुल कोलिजन है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी है इनके पास और ये प्रॉपरली टकराते हैं तो रिएक्शन होगा, और अगर इनकी कोलिजन प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। देखें ना, मैं आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ। आप रोज़ाना बाज़ार तो जाते होंगे, हफ्ते में, महीने में, कभी तो आप बाज़ार जाते हैं। जब आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप उस दुकानदार से उस चीज़ के बारे में पूछते हैं, यानी जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको उसकी अवेलेबिलिटी का पता नहीं लगेगा, चीज़ अवेलेबल है नहीं है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आप उससे ख़रीदेंगे किस तरह? तो ये कोलिजन है, यानी रिएक्शन के होने से पहले मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। जैसे आपने दुकानदार से बात की कि सपोज़ आपके पास चीनी है, दुकानदार कहे कि हाँ, तो ये कोलिजन हो गई, ठीक है ना, कोलिजन हो गई। अब ज़रूरी है कि अगर आप चीनी लेते हैं तो आपके जेब में चीनी ख़रीदने के पैसे हों। एक्टिवेशन एनर्जी, यानी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी अगर है तो फिर आप ये ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह अगर मॉलिक्यूलों के पास एक्टिवेशन एनर्जी है और वो टकराएंगे तो वो रिएक्शन कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ये कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होगा। तीसरा कि आप दुकानदार से जब बात करेंगे चीनी ख़रीदने के लिए तो थोड़ा उसको कहेंगे, पैसे निकाल कर देंगे, वो आपको चीनी तोल कर देगा, तो एक प्रॉपरली आपकी डीलिंग हो जाएगी, आप चीनी ख़रीद कर घर ले आएंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ बदतमीज़ी करें, आप उसके या वो आपकी बात ना सुने या आप उसकी बात ना सुने, तो मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं, आप चीनी ख़रीदे बगैर भी वापस आ सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कुछ, जब मॉलिक्यूल टकराएंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बावजूद भी वो नाकाम लौट सकते हैं अगर उनकी कोलिजन प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर कोलिजन का होना ज़रूरी है। तो अब मैं दोबारा समरी बयान करूं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, ये कोलिजन थ्योरी के मुताबिक, रिएक्शन से पहले गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। टकराने के लिए इनके पास होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी ताकि ये कोलिजन फ्रूटफुल हो। और तीसरा,
एक्टिवेटेड मॉलिक्यूलों का कोलिजन जो है इट मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड ताकि ये एक फ्रूटफुल कोलिजन में तब्दील हो। तो ये थे मेन पॉइंट्स कोलिजन थ्योरी के। अब थोड़ी सी बात इसके ड्रॉबैक्स पर भी कर लेते हैं। कोलिजन थ्योरी का बुनियादी ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ गैसियस स्टेट में रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, यानी इट इज एप्लीकेबल टू गैसियस फेज ओनली। दूसरा ये कि ये सिंपल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, सिंपल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो आज का हमारा टॉपिक था कोलिजन थ्योरी, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन एक्सप्लेन करती है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।